मैं मुख्यतः जो हमारा कार्यक्रम हुआ यहाँ गऊ का और प्रयागराज में गंगा का, अब उसका आगे का हिस्सा आपको बताऊंगी। लेकिन इसी बीच में एक घटना हुई जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई, तो पहले मैं वहाँ से प्रारंभ करूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर की पदयात्रा हुई। उस पदयात्रा में उन्होंने हिंदुत्व की एकता और हिंदू राष्ट्र की बात कही है। मुझे बहुत खुशी है कि बुंदेलखंड से ही ऐसी विभूतियाँ निकलती हैं जो कुछ कीर्तिमान बनाती हैं, जैसे कैंसर हॉस्पिटल की उनकी निर्माण की आस्था। दूसरा, एक सहज और सरल भाव से बहुत छोटी उम्र में उठा हुआ एक बालक आज लाखों की भीड़ को इकट्ठा करने की सामर्थ्य रखता है और वो एकात्मता की बात करता है और साधु के वेश में है और साधु भी। तो एक बहुत बड़ी बात है जो बाबा बागेश्वर ने उठाई है। उनने कहा है हिंदू समाज की एकता हो और साथ में कहा है भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसी बीच में एक बयान आया हमारे संघ के एक अति महत्वपूर्ण पदाधिकारी का कि दुनिया की 6% संपत्ति बाकी लोगों के पास है और 94% संपत्ति सिर्फ 6% लोगों के पास है, और बाकी जो संपत्ति है वो 94% लोगों के पास है। मतलब इतनी असमानता है, पूरी दुनिया की बात कही उन्होंने। एक क्वेश्चन और रखो। तो मुझे लगा कि ये दोनों बातें कहीं मेल खाती हैं। एक तो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है, और ये सनातन काल से अन्य अन्य नामों से है। आर्य नाम था, वैदिक नाम था, फिर कालांतर में नाम बदलते गए सभ्यताओं के, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र है। इसको स्वीकार करना है, इसका साक्षात्कार करना है सबको। इसको स्वीकृति मतलब अपने आत्मा में सबको स्वीकार करना है कि हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र है इसलिए सेकुलर है। जब ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो सेकुलर नहीं होगा। फिर जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है वहाँ हिंदुस्तान में ही हमें ऐसे राज्य देखने को मिले हैं कि वो संकट में आ गया। इसका मतलब कि इसका हिंदू होना ही, इस देश का हिंदू राष्ट्र होना ही इसका सेकुलर होने की गारंटी है, सेकुलर बने रहने की। सेकुलर इस सेंस में कि सर्वधर्म संभाव, क्योंकि हिंदुओं की प्रकृति है कि एक देव, एक पंथ, एक पूजा विधि और एक इष्ट से नहीं जुड़ना। ये पहले से रही है, जब इस्लाम नहीं था तब भी, जब बौद्ध और जैन धर्म नहीं था तब भी, जब ईसाई धर्म नहीं था तब भी। स्वयं हिंदुओं में करोड़ों देवी देवताओं को पूजने की प्रकृति रही है, स्वभाव रहा है। भैया इस लाइट से दिक्कत हो जाएगी मेरे को, रेटिना में उस दिन प्रॉब्लम हुई थी तो आज तक मेरे आंसू बहने बंद नहीं हुए थे। नहीं, ये लाइट इधर लाइट चमक रही है और सीधे मेरी आंख में जा रही है, मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, तो इसलिए विविधता में एकता देखना ये हिंदू की प्रकृति है, और विविधता में एकता देखने के कारण ही भारत हिंदू राष्ट्र होते हुए भी सर्वधर्म संभाव को मानता रहा, सेकुलरिज्म को मानता रहा। लेकिन हाँ, विविधता में एकता देखना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए जो दूसरे लोग यहाँ रह रहे हैं, ईसाई और मुस्लिम, जो अभी 2-2.5 हजार साल के बीच में जो पूजा विधियाँ पनपी हैं, उन लोगों को ये आदत डालनी पड़ेगी कि भारत का सोच ऐसा है कि वो विविधता में एकता देखता है, और जब वो ऐसा सोच बना लेंगे तो वो भी हिंदू राष्ट्र का ही अंग है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की यही प्रकृति है, यही हिंदू की प्रकृति है कि विविधता में एकता है। तो जो विविधता में एकता मान के यहाँ रहेगा, वो किसी भी धर्म को मान रहा होगा, किसी भी ग्रंथ को पढ़ रहा होगा, वो भावनात्मक रूप से आध्यात्मिक भाव से एक हो जाएगा। और वो इसलिए मैंने आपको कहा ना कि जो हमारे माननीय सरसंघ चालक का भी कहना है, डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना। हाँ, भारत हिंदू नेशन, हिंदू स्टेट नहीं है। हिंदू स्टेट होने का मतलब होता है एक धर्म पर आधारित राज्य व्यवस्था को चलाना, वो भारत नहीं है और ना वो भारत कभी होगा, क्योंकि हम सर्वधर्म संभाव को मान करके चले। दूसरी बात,
जो आज सर्वत्र चर्चा का विषय है कि हिंदुओं में एकता हो, वो जाति पाति से ऊपर उठें, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हिंदुओं की संख्या इतनी बड़ी होते हुए भी वो दीनहीन स्थिति में क्यों रहे। उन्हें अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ी या आंदोलन क्यों करने पड़े। अपने ही देश में बहुसंख्यक होते हुए भी अपने धर्म स्थानों के प्रति बलिदान क्यों देने पड़े। इसका कारण है जातियों में विभाजन। जातियों में जो विभाजन है उसको मुझे लगता है कि धर्म कभी भी जातीय एकता का आधार नहीं बनता। आप अगर हम उदाहरण देखें अभी का, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए जबकि दोनों एक ही धर्म को मानते थे। बांग्लादेशी भी इस्लाम को मानते हैं और पाकिस्तान के लोग भी इस्लाम को मानते हैं, तो अलग क्यों हो गए। कनाडा भी अंग्रेजी बोलता है, अमेरिका भी अंग्रेजी बोलता है, फिर अलग क्यों हो गए। इसका मतलब एकता का आधार कुछ और होता है। एकता का आधार होता है आर्थिक समानता। जो आरक्षण है उसका मूल भी यही है कि आर्थिक समानता रहेगी तो समाज के मन से शासक का भाव उनके मन से निकलेगा जो अधिक धनी हैं, और शोषित होने का भाव उनके मन से निकलेगा जो अर्थाभाव से पीड़ित हैं। इसलिए हिंदू समाज में एकता लाने के लिए ज़रूरी है कि रोटी की समानता हो। और रोटी का मतलब है 3 चीज़ें: सत्ता, शासन और प्रशासन। रोटी का मतलब खाली रोटी नहीं है, क्योंकि अब भूखमरी से मृत्यु नहीं हो रही, लेकिन फिर भी भीषण अंतर है प्राइवेट अस्पताल में और सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में। कुत्ते हवाई जहाज़ में गए हैं कोरोना काल में, और लोग पैदल चले हैं लाखों लोग। ये इसी देश ने इसको देखा है। इसलिए रोटी और बेटी, बेटी में आप किसी की बेटी को किसी के यहाँ ज़बरदस्ती नहीं ब्याह सकते, लेकिन अगर कोई बेटी तय करती है या कोई बेटा तय करता है या दोनों तय करते हैं कि हमें विवाह करना है, तो वो किसी भी जाति के हों, उनके प्रति उदारता दिखानी होगी समाज को। तो ऑनर किलिंग जैसी बात नहीं होगी, फिर सामाजिक बहिष्कार जैसी बात नहीं होगी। किसी भी जाति की बहू होगी उसको प्रेम से स्वागत करना होगा, और किसी भी जाति का दामाद होगा उसका प्रेम से स्वागत करना होगा। तो बेटी में एकता का आधार तो बनेगी उदारता समाज की। समाज को उदार भाव रखना पड़ेगा। और रोटी में सत्ता, शासन और प्रशासन में बराबर की भागीदारी है कि नहीं, इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। खाली हो गए बराबर, आओ गले लग जाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही रहे होते जबकि एक ही धर्म था, फिर कनाडा और अमेरिका एक ही रहे होते जबकि एक ही भाषा बोल रहे थे, लेकिन आर्थिक असमानता आ गई थी बहुत बड़ी, शोषण बहुत बढ़ गया था आर्थिक आधारों पे। तो मुझे लगता है कि अब ये मामला आगे बढ़े, और आगे इस पर बढ़े कि सत्ता, शासन और प्रशासन में सभी की बराबर की भागीदारी हो जाए। सबको लगे कि हमारा स्थान है, खाली दिखाने के लिए नहीं है, सच में हमारा स्थान है और हम उसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर कि बाकी के लोग बैठे हुए हैं। और जो बात मैंने कही है कि विवाह के मामले में बेटी का मामला अलग है, इसमें तो अगर किसी ने तय किया कि हम दूसरी जाति में विवाह कर रहे हैं, बेटा बेटी दोनों ने, तो उदारता को उनके प्रति बरतनी होगी, उनका सम्मान करना होगा। उसमें संकीर्णता, ऑनर किलिंग, बहिष्कार, मिलेंगे नहीं, निकाल दिया, मरने के बाद ही आना, ये सब बंद करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अरेंज नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि बहुत जल्दी बेड़ियाँ कटती नहीं हैं। लेकिन अगर कोई बेड़ी काट के प्रेम की धारा में बह के समाज का सम्मान करते हुए विवाह में बंधन में बंधना चाहता है तो उसका सम्मान रखना होगा, आदर करना होगा। और रोटी में तो बिल्कुल सोच समझ के सूझबूझ से बंटवारा करना होगा कि सत्ता में भागीदारी कितनी है, शासन में भागीदारी कितनी है और प्रशासन में भागीदारी कितनी है, और रिजर्वेशन के अलावा भागीदारी कितनी है। क्योंकि रिजर्वेशन तो एक मजबूरी है, रिजर्वेशन की मांग भी मजबूरी में उठी है, और रिजर्वेशन एक संवैधानिक बाध्यता है, क्योंकि संविधान में दर्ज है कि इतना रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता तो शायद वो मिलता ही नहीं। इसलिए अब पूरे हिंदुस्तान में एक हिलोर उठनी चाहिए। अगर हमें समाज में एकात्मता चाहिए और हमें खास करके जातियों में विभाजित हिंदू समाज में एकात्मता चाहिए, तो सत्ता में, शासन में, प्रशासन में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। और वो पदों के आधार पर नहीं होगी, वो पदों के वजन के आधार पर होगी कि पदों का वजन क्या है।
उनमें ताकत कितनी है उन पदों में। हमारे मंत्रिमंडल में इतने लोग फला जाति के हैं, इससे कुछ नहीं होगा। नहीं, पोर्टफोलियो किसके पास है, इससे होगा। निर्णय करने की ताकत जहाँ है, वो ताकत किसकी कलम में है, इस पे होगा। तो इसलिए एक बहुत अच्छी बात ये हुई है। अब रही आर्थिक बंटवारे की बात, जिसमें कि सच में ये बहुत भयावना अंतर है कि बहुत सीमित लोगों के पास में बहुत बड़ी धनराशि पहुंच गई है और असीमित संख्या में लोग ऐसे हैं जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए मेरी अपनी नज़र में मोदी जी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। उनने पिछड़े जिलों की सूची अलग बनाई थी। उस पिछड़े जिलों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सूची अलग बनाई थी। उसमें जातिगत आधारों को बिल्कुल और ना सांप्रदायिक आधारों को ध्यान में रखा गया था, उनकी आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखा गया था और वो किसी तरह से अपने पाँव पर खड़े हो सकें, इसको ध्यान में रखा गया था। इसलिए मैं चाहूँगी कि बाबा बागेश्वर ने एक बहुत अच्छी बात उठा दी है। मेरे लिए तो वो छोटे भाई हैं, पुत्रवत हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अब आगे बात जानी है और राजनीतिक मंच पर जानी है, सामाजिक मंच पर जानी है, विचारकों के मंच पर जानी है कि ये एकता क्या चीज़ है। क्या धर्म के आधार पर एकता हो सकती है? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक क्यों नहीं रही थे? क्या भाषा के आधार पर एक हो सकती है, एकता हो सकती है? तो कनाडा और अमेरिका एक क्यों नहीं रही? तो एकता का आधार क्या है? वो है आज के ज़माने में सबसे पहले मनुष्य को, इसके साथ मैं अपना कथन समाप्त भी कर दूँगी। मनुष्य 5 कोशों से बना है। पहला जो कोश है वो अन्नमय कोश है, शरीर है, धरातल यही है। शरीर की मांग है रोटी की, रोजगार की और एक अच्छी ज़िंदगी की। इसमें समानता आएगी ना, तब वो आत्मा व परमात्मा की बातें हो पाएंगी, एकता की। इसलिए पहले दैहिक सुविधाओं की समानता, उसका सम्मान, उसका उच्च स्थान, ये जब हम सुनिश्चित करेंगे, और ये बहुत बड़ी व्यापक बात है जो अब उठनी चाहिए। और अगर ये नहीं उठती है तो फिर हम ऐसी ही बातें करके रह जाएंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं। बाकी मुझे बड़े चैलेंजेस लगते ही नहीं हैं। हम सब चीज़ों से निपटने में सामर्थ्य रखते हैं। हम पाकिस्तान को आप देखिएगा, बहुत बुरी हालत में पाकिस्तान खुद आएगा। आत्मघाती कदम उठाए हैं उसने। हमारे लिए बड़ा चैलेंज नहीं है वो। हमारे लिए दुनिया में कोई चीज़ बड़ी चैलेंज नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपने ही देश का भ्रष्टाचार ख़त्म करना और अपने ही देश में सबको आर्थिक दृष्टि से और सत्ता की दृष्टि से, शासन की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से बराबर की भागीदारी स्वाभाविक प्रक्रिया में दिखाना, बिना आरक्षण के दिखाना। जो आरक्षित हैं उन पदों के अलावा भी हम महत्वपूर्ण स्थानों पर वंचित वर्गों के लोगों को रख सकते हैं, जहां निर्णायक ताकत है। तो मुझे लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो एक बहुत बड़ा भीड़ भड़क्का हो, मजमा इकट्ठा होके और फिर शांति सी हो जाएगी, फिर ये बात आगे उठेगी नहीं। मेरी बहुत इच्छा है कि ये बात सभी लोग मिलकर के उठाएं और सभी राजनीतिक दल इस पे एक हो जाएं। अब मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊं कि गौ और गंगा का ये बताना था कि मैंने अपनी मुख्य बात पहले ही कह दी। अब दूसरी बात जो मुझे जिसकी आज चर्चा करनी थी कि गौ के मामले में तो मध्य प्रदेश और पूरा देश एक है कि किसानों के गौ पालन से ही गाय बचेगी और किसान गौ पालन करने की हालात में आ सके, इसमें सरकार को सहयोगी रुख अपनाना पड़ेगा, पीछे रहना पड़ेगा। लीड्स किसान की होगी और उसको जहाँ असुविधा होगी वो पूरी करनी पड़ेगी सरकार को। ये किसानों की बातचीत से मुझे लगा पूरे हिंदुस्तान के किसान मुझे मिल लिए हैं इस बीच में। अब तो हालत ये हो गई है कि मैं अभी जा रही थी रास्ते में, ऐसे ही मेरे मन में आया चलो बाहर से कुछ खा के आते हैं सड़क से, तो मुझे 2-3 लोग खड़े थे बस स्टॉप के पास, तो मुझे देख के चला है गौ माता की जय। मतलब उनको लगने लगा है कि ये काम बहुत महत्वपूर्ण है समाज की दृष्टि से। गंगा भी हिमालयन इकोलॉजी, गंगा यमुना और गंगा हिमालय से निकली अन्य नदियाँ, इनको बचाना भारत के पर्यावरण की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। गंगा पर 50 करोड़ लोगों की आजीविका है, आश्रित है। गंगा का खाली
आस्था का पक्ष नहीं है, गंगा का एक बहुत बड़ा आर्थिक पक्ष भी है। और मैं इन दोनों कामों में बहुत आनंद के साथ में लगी हुई हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा गंगा का, मेरे अनुमान से ज़्यादा लोग आ गए। मीडिया ने ही लिखा, हमारा अनुमान था 12 से 15,000 लोग हैं, लोग 25,000 थे। और मैंने दिन ऐसा चुना था कि वहाँ भीड़ हो नहीं सकती थी प्रयाग में, क्योंकि देव दीपावली थी। तो देव दीपावली जो मुख्य उत्सव है बनारस का है, तो उस दिन सारी भीड़ बनारस में थी। तो इसलिए उसके बाद में भी लोग देखे, तो मीडिया ने लिखा तो मुझे तब यकीन हो पाया, क्योंकि बोले आप आगे खड़ी थी, हम मंच के पीछे थे, आप कवर कर रहे थे भीड़ को, आप आगे बैठी हुई थी। यहाँ भी गऊ का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा ही, बहुत संतोषजनक हुआ। तो इसी को ठीक से एक लाइन में मिला करके, और कहीं ना कहीं शराबबंदी के साथ ये जुड़ा हुआ मामला है कि शराब जब छोड़ेंगे, और कई गाँवों ने मुझे बुलाया है, उनने खुद ही शराब छोड़ दी है, ऐलान कर दिया है कि इस गांव में शराब नहीं आ सकती। और इसमें 25-30 गांव ने मुझे इकट्ठा बुलाया है, और उनने कलेक्टरों और एसपीओ का सहयोग मांगा है कि फिर यहाँ अवैध बिक्री होगी तो हम पकड़ेंगे, कोई शराब पिए हुए मिलेगा तो हम पकड़ेंगे। यानी समाज ने अपनी अगुवाई शुरू कर दी। अब जो नीति हमने और शिवराज ने बनाई थी, वो नीति को और मोहन ने आगे भी बढ़ाया, 17-18 नए स्थान लेकर के उसने, लेकिन वो ठीक से उसकी मॉनिटरिंग हो जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा रास्ता निकल आएगा। अब बस क्वेश्चन का ही बारी आ गया। मैं राजन राय हूँ, फ्री प्रेस से। मैडम, जो आप बात कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज शुड बी प्रमोटेड टू ब्रेक द, नहीं, मैंने प्रमोटेड नहीं कहा, एक्सेप्टेड कहा। मतलब सोसाइटी को एक्सेप्ट करना, नहीं, प्रमोट नहीं, मैंने कहा आदर करिए उसका। एक्सेप्ट करना चाहिए उनको, मतलब आदर, सम्मान करिए। सम्मान के आप दूसरी जात की बहू घर में आ गई, आदर करिए। दूसरी जात के दामाद को लड़की ने पसंद कर लिया, आदर करिए। ये आदर से होगा, इसमें प्रमोशन नहीं होगा। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? वो तो एक्सेप्ट कर ही लिए एक दूसरे को, तीसरा तो कोई बीच में वहाँ है ही नहीं। दीदी आपने कहा कि आर्थिक, नहीं, मैंने जातियों, हिंदू जाति की बात कही। दीदी आपने एक मिनट देखिए, लव जिहाद जो चीज़ है ना, उसको समझना पड़ेगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। लड़का धर्म को छुपा करके अगर लड़की से मिलता है और फिर कहता है कि मैं तो मुसलमान हुआ, तुम धर्म बदल लो, वो है लव जिहाद। लेकिन लड़की के घर के लोगों को शुरू से ही पता हो कि लड़का मुसलमान है और दोनों आपस की सहमति से विवाह करें तो प्रेम विवाह है। लेकिन लड़के ने अपनी जात छुपाई, अपना धर्म छुपाया, लड़की को लेके घूमा और फिर शादी कर ली और फिर कहा कि मैं मुसलमान हुआ, तुम मुसलमान हो जाओ। उसकी तो जघन्यतम दंड होना चाहिए, धोखाधड़ी का है। ऐसे प्रेम विवाह में फिर कोई मैडम नहीं, मैं इसमें आपत्ति क्या, आपत्ति शब्द हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? हम आपत्ति शब्द यहाँ कहाँ से आएगा? और प्रमोशन भी नहीं आएगा और एक्सेप्टेंस भी नहीं आएगी। उनने आपस में निर्णय किया है, हमें उनकी पता है कि वो रेखवार समाज के हैं और वो लोधी समाज के हैं। ब्याह हो रहा है, आदर से स्वीकार करिए बहू को पलक पहाड़ी बिछा करके। मैडम, एक भोपाल में केस हुआ, तुम रेखवार हो ना? हाँ, बस ठीक है। भोपाल में एक केस हुआ है मैडम सुनिए तो। इट्स ब्यूटीफुल। एक केस ऐसा आया, आज मैंने पेपर में पढ़ा कि एक जो हिंदू लड़का है उसको जबरदस्ती मुस्लिम बनाकर उसका निकाह करा दिया गया है, मस्जिद में ले जाकर। हाँ, तो ये तो इसका तो जघन्यतम दंड होना चाहिए। हमारे देश में धर्म परिवर्तन हो नहीं सकता। उसका कारण ये है कि हिंदू धर्म जो है ना, वो सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखता है। तो धर्म परिवर्तन क्यों करना है? जब आपको कुरान पढ़ने के, मैं कुरान पढ़ सकती हूँ फिर भी मैं हिंदू रहूँगी। मैं मस्जिद में चली जाऊँ फिर भी मैं हिंदू रहूँगी। मैं किसी दरगाह पर चली जाऊँगी तब भी मैं हिंदू रहूँगी। मैं अल्लाह कह दूँगी तब भी मैं हिंदू रहूँगी। तो जिस देश में ये छूट हो कि आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, किसी भी धर्म स्थान पे मत्था टेक सकते हो, वहाँ धर्म परिवर्तन तो राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। इसका मतलब ये धर्म नहीं बदलवाया जा रहा है, ये देश के ऊपर हमला करने की तैयारी है, देश की डेमोग्राफी बिगाड़ने की तैयारी है और फिर उसके द्वारा देश पर हमला करने की तैयारी है। ये तो जघन्य अपराधों में से एक है। फिर दीदी, अगर देखा जाए दीदी, अभी आपने एक बात यहाँ पर कही कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू स्टेट में बहुत अंतर है, लेकिन जब हम देखते हैं दीदी तो एक संगठन विशेष, कुछ प्रबुद्धिजीवी वर्ग और साथ ही साथ वीर सावरकर समेत ऐसे तमाम बुद्धिजीवी अपनी किताबों में साफ तौर पर लिखते हैं कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और इस गलती को सुधारने की बात कहीं से कहीं तक नहीं आई। लेकिन क्या लगता है दीदी कि आज जो संगठन पहल कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा हिंदू स्टेट के आधार पर होना चाहिए, जिसकी परिभाषा आपने दोनों को अलग अलग बताई। अभी हर एक को अपने मत को व्यक्त करने का अधिकार होता है। मैं वीर सावरकर जी को बहुत मानती हूँ, मेरे हीरो हैं वो। आप कभी वीर सावरकर जी की जीवनी पढ़िएगा तो आप बहुत दिनों तक ठीक से भोजन नहीं कर पाएंगे।
मैं इतनी अपराध बोध से ग्रस्त हो गई थी अंडमान निकोबार में, उनके कष्टों को पढ़ के। उनके भाई तो शहीद ही हो गए थे वहाँ पर, कि मैं 2-3 वर्ष तक तो अपराध बोध में जी थी। मैं आज आपको खोल रही हूँ, मैं चटाई पे सोई थी और एसी नहीं चला पाती थी। दुख होता था कि इतने कष्ट से हमको आज़ादी दिलाई है इन लोगों ने। इसलिए उनने जो बात कही वो लगभग वही कही है जो मैं कह रही हूँ। वो चाहते थे कि यह हिंदू राष्ट्र है, इसको ईसाई और मुसलमान भी स्वीकार करें, तो यहाँ धार्मिक मतान्धता नहीं चलेगी। ये जिहाद, काफिर, ये शब्दों के लिए हमारे देश में जगह नहीं है। हमारे देश में जगह इसके लिए है कि सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये ताली एक हाथ से नहीं बज पाएगी। अकेला हिंदू ऐसा सोचेगा तो मुसलमान और ईसाई को भी यही सोचना होगा कि ईसा के अलावा भी दूसरे महापुरुष हैं और हजरत मोहम्मद के अलावा भी दूसरे पीर पैगंबर हैं। ये मानना पड़ेगा, इसका सम्मान करना पड़ेगा। यही बात है वो लोग जो कह रहे थे। लेकिन दीदी अगर इस्लाम की अगर हम बातचीत करते हैं तो इसमें एक शब्द आ जाता है काफिर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और कई चीज़ों की स्टडीज भी है। वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि जब तक हमारे मजहब के आधार हाँ, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं आपकी बात से। ऐसे में कैसे भाईचारा हो पाएगा दीदी? ये तो समस्या और विकट ना होगी। अब मुझे क्या लगता है, हर धर्म को रिफॉर्म से गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म इतना पुराना है, इसका हिंदू धर्म तो कुछ शताब्दियों का है। इसके पहले आर्य थे, वैदिक धर्म का पालन करते थे, आर्य सभ्यता थी, सनातन थे। सनातन असल में नाम ही नहीं है, सनातन का मतलब होता है निरंतर, जिसका कभी नाश ना हो। तो इसलिए इसमें अभी कुछ नए उद्भूत हुए धर्म हैं 2-2.5 हजार साल पहले के। ये धर्म भी नहीं है, संप्रदाय हैं। क्योंकि धर्म का मतलब तो होता है कर्तव्य, धर्म का मतलब होता है जिम्मेवारी, और अध्यात्म का मतलब होता है उपासना और साधना। तो इसलिए रिफॉर्मेटिव इनको होना पड़ेगा। और जब ये रिफॉर्मेटिव हो गए हैं जहाँ जहाँ पर, वहाँ ठीक हो गए हैं। जैसे मेरे ख्याल से ये घटना मलेशिया की थी, वहाँ के राष्ट्रपति थे सुकर्णो या प्रधानमंत्री। तो नेहरू जी जब वहाँ गए तो उनकी पत्नी का नाम रत्ना देवी था। तो उन्होंने कहा कि आप तो मुसलमान हैं, आपकी पत्नी भी मुसलमान है और आपकी पत्नी का नाम हिंदू है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने धर्म बदला है, लेकिन हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। पूर्वज हमारे हिंदू थे। दीदी अंतिम प्रश्न के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दीदी धर्म, तुम भाषण थोड़ी दे रहे थे, तुम एक और दीदी हो जान दे। बड़े अच्छे सवाल कर रहा है सच्ची। दीदी वैसे हम हर एक का उत्तर देंगे, जब तुम सब पूरे चले जाओगे तब उठेंगे। बस दीदी एक अंतिम बात है दीदी कि जिस प्रकार से संघ की एक रिपोर्ट भी आई थी मध्य प्रदेश से लेकर तमाम जगह, तो उसे 5 जनों ने छापा भी था और एक बात भी यहाँ पर साफ तौर पर कही थी कि ऐसे राष्ट्र जिसमें केरला की बातचीत की जाए, पश्चिम बंगाल खासतौर से, उसकी अब तो महाराष्ट्र। देखो मुझे सर्वाइकल है, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं पा रही, बुरा नहीं मानना। अरे ना दीदी, आपका सम्मान, आप बड़ी हैं। अरे तो मुझे इधर से, मेरे कान में भी आंखें हैं। हाँ बोल। तो दीदी जहाँ पर जो है हिंदुओं के अलावा की जनसंख्या बढ़ रही है, वहाँ एक चिंता की बात व्यक्त की है कि ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, और इसमें भी अगर हम बयान देखते हैं तो कई बार जो है वो बयान आते हैं कि 3 बच्चे तमाम चीज, और इस बार तो सरसंघ नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप जो कहना चाहते हैं, धर्मांतरण पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। बाहर से आए हुए लोग हमारे देश में घुसपैठ पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, बिना किसी देरी के रोक लगनी चाहिए। हिंदुओं के लिए दुनिया में एक ही देश है, भारतवर्ष। इसलिए हिंदुओं को कहीं से भी यहाँ आकर के रहने का अधिकार है, क्योंकि वो यहाँ के साथ एक बेव हो जाते हैं। लेकिन रोहिंग्या हों या दूसरे लोग हों, उनको 1 मिनट यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। घुसपैठियों को 1 मिनट यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। हाँ, वो गरीबी और भुखमरी के अगर शिकार हैं तो हमने बांग्लादेश के 1 करोड़ लोगों को तब खिलाया है जब हमारे यहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन प्रति व्यक्ति औसतन बहुत कम था। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी उस समय पे, तब हमने 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाया है। इसीलिए हम रोटी भेज देंगे, दाल भेज देंगे, चावल बिना बना भेज देंगे, लेकिन यहाँ आएंगे तो बंद करके भेज दीजिए और जेल में बंद करिए और फिर भेज दीजिए। लेकिन वो 1 मिनट यहाँ नहीं टिक सकते, कोई घुसपैठिया नहीं टिक सकता, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं टिक सकता। अब वो पतला वाला, अरे सुनना, वो पतला वाला ना तुम्हारे पीछे का, बोल बेटा। आपने कहा है कि आर्थिक आधार पर सब, बड़ा प्यारा बच्चा, छोटा सा। हाँ, और क्या देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जब तक आरक्षण है और आरक्षण रहेगा, क्योंकि आरक्षण तब खत्म होगा जब लोगों को यह आपस में विश्वास हो जाएगा कि अनारक्षित सीटों पर भी, और ये विश्वास दिलाने के लिए लंबे समय तक प्रयोग करने होंगे। मैंने अपने समय पे एक प्रयोग किया था जब मैं मुख्यमंत्री थी, बनने वाली थी, और उसमें मैंने सफलता पाई थी। अगर आपको याद हो तो उमरिया सीट से मैंने ज्ञान सिंह को खड़ा किया था, जबकि उमरिया जनरल सीट थी। और मैंने वहाँ पर पब्लिक में कहा ये बात, ज्ञान सिंह आदिवासी थे, मैंने कहा, पब्लिकली कहा
कि देखो ये सीट जनरल सीट है और मैं एक आदिवासी को यहाँ से खड़ा कर रही हूँ, और लोगों को लग रहा है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो कि समाज में एक समय वो आवे जब लोगों को भय ना लगे कि आरक्षण के बिना हमें जगह नहीं मिलेगी, वो निर्भय हो जाएं, ये निर्भयता अगर उनके अंदर लानी है तो ये सीटें एग्जाम्पल बनेगी जीतने का। और प्रचंड मतों से ज्ञान सिंह जीते, अगर आपको याद हो तो, फिर बाद में वो सांसद भी हुए। जी हाँ, और जिसको हराए वो सामंत था, शोषक था बहुत बड़ा। और मैंने लोगों को कहा कि इस गरीब आदमी की एक मुदगर पड़ेगी, हनुमान है पूरी लंका ध्वस्त करके रख देगा, बस आप सब इसके साथ खड़े हो जाओ। और वो हुआ था। इसलिए एक अभी वो समय आया ही नहीं है कि हम आरक्षण को ख़त्म करने की बात सोचें। अभी तो समय ये आया है, मैंने अपने गांव में खुद देखा। बच्चे ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है ना, उसने इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर आरक्षण की बात पूछी है कि उसमें हमारे जैसे लोग क्या सोचते हैं। मैं सोचती हूँ दो बातें एक साथ। एक तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देना पड़ेगा, किसी भी कंपनी को मंजूरी ही नहीं मिलनी चाहिए तब तक जब तक कि वो अपने यहाँ पर आरक्षण नहीं घोषणा करेंगे। दूसरा, आरक्षण में इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, अगर वो गरीबी की दृष्टि से बहुत नीचे हैं तो उनको आरक्षण देना पड़ेगा। ये दो बातों का बहुत। और जो लोग, एक मिनट, जो प्राइवेट कंपनी ये कहती है कि वी नीड क्वालिफिकेशंस, और ये जो हैं वो ठीक से ये रॉ हैं, ये क्वालिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं, उन्हें प्राइवेट स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं कर सके। यही कारण बना ना, योग्यता में तो कमी थी ही नहीं, सही इंस्टीट्यूट नहीं मिले थे पढ़ने के लिए, पैसे नहीं खर्च हो सकते थे क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उसका एक तरीका होना चाहिए कि उनको एक सेल बना देना चाहिए अपने प्रशिक्षण का, और उनको पहले साल 2 साल तक प्रशिक्षण दें और आधी तनख्वाह दें और तैयार करें इसके लिए कि उनके बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव पदों के ऊपर फिर वो बैठ सके। ये भी उन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए, अब मैं अच्छा रहा, आपने मेरे को इतनी सुंदर बात कही है और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसमें मेरा साथ दे रहे हैं। ये समाज में जो जीडीपी शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये क्या है? ये एक जनरल डेवलपमेंट दिखाता है। तो ये अंबानी की प्रॉपर्टी भी मेरे घर में काम करने वाली सविता को बांट देता है, जो मेरे घर में भोजन बना रही है। वो वहाँ की अंबानी की संपत्ति उसके पास आ जाती है, तब ना जीडीपी का क्राइटेरिया तय होता है कि इतने बढ़ गए। लेकिन सविता तो मेरे घर में खाना बना रही है, और जो अंबानी जी के घर की औरतें उनके कानों में हीरे जगमगा रहे हैं। यहाँ अंतर है। इसलिए देखना यह है कि एक एक व्यक्ति की स्थिति क्या बनी है। जीडीपी गर्व करने के लिए होती है, दुनिया को दिखाने के लिए होती है, लेकिन आत्मसंतुष्टि के लिए, आत्मालोचन के लिए, स्वयं के अवलोकन के लिए ये देखना जरूरी होता है कि हर एक का क्या हाल है। अस्पताल में जाते हुए व्यक्ति का क्या हाल है, चाहे वो ब्राह्मण ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे वो आदिवासी हो, एसटी एससी हो, ओबीसी हो, ये देखना होगा। इसलिए इंडिविजुअल परीक्षण तो सरकार को ही करना पड़ेगा। बाकी ये तो जनरल बातें हैं कि ये हो गया और वो हो गया। मुख्य बातें तो ये हैं, जैसे अभी मुझे पता लगा है, मैं बार बार कह रही हूँ कि भैया सड़कों के किनारे फेंसिंग करो, गाय नहीं मरेगी सड़क पे फिर। और फेंसिंग का हिस्सा होता है, मुझे तो अशोक जी ने बताया था 1 या 2, क्योंकि अशोक जी स्वयं इंजीनियर रहे, 1% या पहले की मेरी 2 बातें मैंने बहुत जरूरी कही थी कि हिंदू एकता तब होएगी जब सत्ता, शासन और प्रशासन में बराबर की भागीदारी मिलेगी। और अगर बालक बालिकाएं अंतरजातीय विवाह करते हैं, मैं अंतरजातीय बात कर रही हूँ, तो उसको आदर करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। और योग्यता देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि तो थोड़ा वेट करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसका सम्मान करना पड़ेगा अंतरजातीय विवाह का। लेकिन इसका आयोजन नहीं हो सकता, ये स्वेच्छा से होता है। और दूसरी बात मेरी आपसे जो कही कि गौ और गंगा का मसला अभी आगे चलेगा। तीसरा, अभी जो आपने कहा कि आप, मुझे पता आप मेरे साथ हैं, मुझे उस पर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि उससे नहीं तो मुझे परेशानी हो जाएगी। वो ये है कि राजनीति के हाशिए पे पड़ी हुई उमा भारती नए रोल के तलाश में। प्लीज, इससे ना गौ को बहुत नुकसान होता है, गंगा को नुकसान होता है। आप ना मेरी और बुराई करिए जो वाकई मुझ में है। मैं बताऊं, जैसे मैं टेम्परामेंटल हूँ, कभी मूड बहुत अच्छा मिलेगा, कभी मैं कहूँ दूर हटो, मुझे आधे घंटे अलग छोड़ दो। तो अब ऐसा तो होगा ना, जो आदमी हमेशा भीड़ में घिरा रहा हो। मेरे पास तो भीड़ आ गई जब मैं 5-6 साल की थी, और आज तक भीड़ ने पीछे ही नहीं छोड़ा। तो इसलिए थोड़ा तो हो जाएगा ना आदमी ऐसा, जैसी मैं हो गई हूँ। और प्यार आप सबसे बहुत करती हूँ,
मैं बिल्कुल हाशिए पे नहीं हूँ। इस बात को अमित शाह से पूछना पड़ेगा, और कोई बताएगा तो झूठ बोलेगा वो। बीजेपी का इसके अलावा जो नेता बोलेगा वो झूठ बोलेगा। मैंने अमित शाह जी को क्लियर कहा है कि मैं अभी गंगा और गौ, गंगा कहा था मैंने, तब गऊ की बात नहीं कही थी मैंने उतनी, और ना शराब की, मैंने गंगा की बात कही थी कि मेरे मन के मुताबिक नहीं हुआ है। इसलिए अभी मैं 2-3 वर्ष और काम करूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी। और मुझे राजनीतिक रूप से कोई भी जिम्मेदारी संगठन में मिलेगी तो उसमें गंगा जुड़ी होगी तो मैं लूँगी। इतनी क्लियर बात मेरी अमित शाह की हुई है कि अमित शाह के अलावा इस पर किसी को भी स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं है। अमित शाह बोल सकते हैं या मैं बोल सकती हूँ, और कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता है कि वो सबको मेरी बात कन्वे कर चुके होंगे। इसलिए आप यकीन करना, जो बातें मैं कह देती हूँ कि ना तो मैं हाशिए पर हूँ और ना ही क्या मैं रोल के तलाश में हूँ, दोनों ही बातें नहीं हैं। मेरे लिए आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में, आपके मोहल्ले में, परिवार में, सब जगह पर प्यार और सम्मान मौजूद है। मैं बिल्कुल हाशिए पे पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। बड़े आश्चर्य का विषय भी है कि मेरा रेफरेंस ख़त्म नहीं हो रहा है, मेरा संदर्भ ख़त्म नहीं हो रहा है। आप लोग मुझे जीवित किए हुए, तो प्लीज़ ये बातें नहीं करनी। बाकी में हम जरूर करने ही वाले हैं, बहुत जल्दी हम बैठने वाले हैं उसमें, आपको आना हमारे साथ। दीदी आपने मुख्यमंत्री, एक सवाल है जो आपने हंसी वाली बात करी इसी प्रसंग से। कल जो है कि धनखड़ साहब यहाँ आए थे और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं देश के अभी कुछ दिन पहले तक, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी बीजेपी नेता वहाँ पर उनको न रिसीव करने न छोड़ने गए। अरे भैया बताएं, ये पद जो होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट भय, प्रेसिडेंट भय, आपको अभी हम थोड़ी देर पहले बाद में पूछेंगे ना कि बताओ इसके पहले कौन प्रेसिडेंट था, आपको 2 मिनट लगेंगे याद करने में। नहीं तो हम बता रहे, वो नहीं, बीजेपी के तो सीनियर नेता है ना, तो क्या कौन? बीजेपी में सीनियर नेताओं को ऐसे ही ट्रीटमेंट दिया? रिसीव नहीं करा, क्योंकि ये बात है नहीं, कांग्रेस के लोग सवाल खड़े कर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके और मीडिया से बात करते हुए बोला है कि उनका क्या कहना, उनको आशीष शर्मा की मौत नहीं दिख रही, हिडमा के लिए रोए जा रहे हैं वो। इसलिए आप ना ये बातें छोड़ दो दिग्विजय सिंह जी की। लेकिन मैं ये बात कह सकती हूँ कि जो बात आपने अभी कही है, इस बारे में जवाब देने के लिए जो सही प्लेटफॉर्म है वो बीजेपी है। आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से और बीजेपी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ताओं से पूछिए। मुझे तो पता ही नहीं है कि धनखड़ जी को कौन लेने गया और कौन नहीं गया। मैं तो कल गई थी, उठ इसलिए आई थी क्योंकि मैं 1 घंटा से ज़्यादा देर, आप लोगों को पता है ना, बैठ नहीं पाती हूँ, मैं खड़ी हो जाती हूँ बीच बीच में, जैसे अभी भी है ना, तो थोड़ी देर के बाद मैं चलूँगी तब जाके बैठूँगी अंदर। तो मैं तो इसलिए चली आई थी। मनमोहन जी, आप लोगों को जब पता लगता मैं नागपुर गई, तो नागपुर से जाती हूँ, वैद्य परिवार में जाती हूँ। मनमोहन जी के पिताजी को मैं पिताजी ही मानती रही और उनकी माँ को माँ ही मानती रही, और इसलिए मैं माँ आई बाबा से मिलने के लिए ही जाती रही हूँ। तो अब आई है, बाबा नहीं है, तो अभी भी जाती हूँ। तो भाई की पुस्तक का विमोचन है, वो संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, और इस नाते से मैं वहाँ मौजूद थी। धनखड़ साहब के बारे में मुझे जानकारी थी, और उनको लगा होगा किसी को कि मैं इसलिए चली गई उठ के, ऐसा कुछ नहीं था, मैं बैठ नहीं सकी। अब बाकी उनके प्रोटोकॉल का क्या, उनका आज का प्रोटोकॉल क्या है और उसके अनुसार पार्टी ने और सरकार ने उसका पालन किया कि नहीं, इसका जवाब मोहन यादव को, हेमंत खंडेलवाल को देना है, मुझे नहीं देना है। नहीं, मैं पूरी सहमत हूँ। विरोधी लोग ये कह रहे हैं कि संविधान में जो है, संविधान में सेकुलर राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता क्यों, और इससे हिंदू राष्ट्र संविधान के हिसाब से बन ही नहीं सकता। मैं आपको फिर बोली हूँ, तो हिंदू राष्ट्र है, इस सत्य को स्वीकार करना है। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो इसका संविधान भी सेकुलर नहीं होगा। इसका संविधान इसलिए सेकुलर है क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। आप देखो ये कहाँ, बेचारे को देखो ना, तो खुश प्रचार इस बारे में होना चाहिए। तुम जैसी को आपस में तय कर लो। दीदी, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए जल जंगल, हाँ ऐसे नहीं चलेगा, नहीं ना, नहीं हम नहीं बदलेंगे, हम पे छोड़ दो तुम। अरे कैसे बदलेगा, विषय की हिम्मत है बदलने की। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए जल जंगल और जमीन की बात की थी, अब आज हिंदू और गौ भी उसमें जुड़ गए, ये 5 तत्व हो गए, अब आगे इन्हीं को लेकर आप चलेंगे? नहीं, हिंदू कभी कोई तत्व नहीं रहा बदलने का, क्योंकि मैं ये आपको, आप यकीन करिएगा, चर्चिल ने एक बात कही थी, जब मित्र सेनाएं समर्पण करने की स्थिति में आ गई थी, अगर हिरोशिमा नागासाकी ना हुआ होता तो जो हालत हो गई थी डायमंड हार्बर की अमेरिका में, उसके बाद लग रहा था कि हिटलर के सामने सारी मित्र सेनाएं समर्पण कर देंगी। तो चर्चिल ने एक वक्तव्य दिया था पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि पूरी दुनिया सरेंडर कर देगी, इंग्लैंड की सेनाएं सरेंडर कर देंगी, अकेला चर्चिल सरेंडर नहीं करेगा तो इंग्लैंड सरेंडर नहीं माना जाएगा। इस देश में एक भी माथे पर तिलक, चोटी और जनेऊ होगा तो हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा। इसलिए जो हिंदू धर्म को बचाने का दावा कर रहे हैं वो नासमझ और अज्ञानी लोग हैं। हिंदू धर्म को बचाने का काम जो किया है वो उन लोगों ने नहीं किया है
जिनने भंडारे किए हैं, या और आप शादी देखो, ब्याह देखो, वो मंत्र जो 1 लाख साल पहले पढ़े जाते थे वो अभी भी ओरछा में पढ़े जाएंगे। सियाजू को राम बिहान आए, हरे बांस मंडप छाए, और ये पहले भी हुआ था और अभी भी हुआ है। उन स्त्रियों को देखो जो छठ की पूजा करती हैं, उनके माथे से नाक तक सिंदूर टपक रहा होता है। आप उन बुजुर्ग लोगों को देखो जो ठंड में ऐसे थर थर काँपते हुए कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। ये नेताओं से, बाबाओं से, कथावाचकों से, उमा भारती जैसे लोगों से हिंदू धर्म नहीं बचा हुआ है। हिंदू धर्म स्वयं की शक्ति से बचा हुआ है। इसको कोई बचाने का दावा करेगा तो वो महामूर्ख और अज्ञानी होगा। औरंगजेब की हड्डियां कहाँ हैं बताओ? औरंगजेब की हड्डियां चिटियां खा गई होंगी, कब्र उखाड़ के देखना, नहीं बची होंगी। लेकिन बोलो तिलक, चोटी और जनेऊ बचे हुए कि नहीं बचे हुए हैं? आज भी यहाँ कई लोग भले ही स्मार्ट हो गए तो छिपाए होंगे नीचे कहीं, लेकिन होगी। लो देख लो, है तिलक भी है, हाँ जनेऊ भी है कि नहीं? और औरंगजेब क्या कहता था? सवामन जनेऊ दिखाओ, मतलब इतने हिंदुओं को मुसलमान बनाओ या मार डालो, तब जाके जलपान करूंगा। और औरंगजेब की हड्डियां चिटियां खा गई। और तिलक, चोटी और जनेऊ आज भी करोड़ों कंठों पर है, माथे पर। जनेऊ दिखाते हुए चलते हैं, दिखाना पड़ा ना। अभी गऊ की बात आगे बढ़ाओ, राहुल गांधी गाय के गोबर का टीका लगा के ना आ जाए थे। हाँ, और हाथ में गौमूत्र की शीशी जेब में होगी और वो बार बार सूंघेगे कि मैं इत्र की जगह पर ये सूंघने लगा हूँ। आप तो थोड़ा गाय का मामला आगे बढ़ा दो। हाँ, नहीं विषय नहीं बदलेगा। हाँ नहीं, देखो बेचारा वो कह भी रहा था कि आप बदल जाओगी, नहीं हम नहीं बदलेंगे। दीदी कल पुस्तक किताब विमोचन में गई थी और बैद साहब ने अपने भाषण में एक देशभक्ति गीत को लेकर के जो उन्होंने कहा कि ये हम जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके गुलसिता हमारा, तो उन्होंने जो इस पे सवाल खड़े करा, उन्होंने वो मैंने सुना था ना पूरा। हाँ, अब तो अपना सवाल कर दो। हाँ, वो जो ये कह रहे हैं कि यह एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है और हर 15 अगस्त को किया जाता है, जबकि हम यहाँ दरख्त है, वृक्ष है इस बगीचे की। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बिल्कुल ठीक मानती हूँ, क्योंकि भारत को बाहरी हमलावरों ने यही माना कि यहाँ बहुत खजाना है, लूट लो। मुगलों ने भी यही माना, महमूद गजनवी ने माना, मोहम्मद गोरी ने माना कि लूट लो। फिर मुगलों ने माना कि अरे ये तो विभाजित लोग हैं, भले बड़े बड़े राजा हों लेकिन आराम से यहाँ शासन हो सकता है, चलो यहीं टिक जाओ। फिर अंग्रेज आए तो हमारा सारा खजाना, कॉपर, सोना, चांदी, हीरे मोती सब लूट करके ले गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गोंडवाना लैंड कॉन्सेप्ट कहता है कि अभी भी नर्मदा के कछार से लेकर के और साउथ अफ्रीका तक ये रत्न गर्भा धरती है, जिसमें सबसे ज़्यादा रत्न भारत के अंदर हैं। और जितना कोयला ऊपर दिख रहा है उससे ज़्यादा अभी भी धनबाद की कोयला की खदानों के नीचे दबा हुआ है। भारत की कोई चीज़ गायब नहीं हुई, सब कुछ भारत की शक्ति मौजूद है। तो इसलिए वो ठीक ही बोल रहे थे। ये जो मनोवृत्ति थी ना, ये मनोवृत्ति को बता रहे थे वो। और ये तो सही है ना, मोहम्मद गोरी लूटता था वो चला जाता था, महमूद गजनवी लूटता था वो चला जाता था। मुगलों को लगा कि अरे ये तो ऐसे ही है, संख्या भले ही बड़ी है, यहाँ तो टिका भी जा सकता है। गाने को बैन कर देना चाहिए यहाँ, फिर हम अरे तुम भैया हर चीज़ में अपना दिमाग को ठीक रखना चाहिए बस, कि हम अपने देश को, हाँ अपने इतना ही करना। अभी मैं जैसे मानती हूँ हमारी, आई एम सॉरी एक्चुअली आई विल बी वायलेटिंग समथिंग फॉरेन पॉलिसी को। अमेरिका आज जो खड़ा है ना, वो हमारे लोगों के सहारे खड़ा है। अमेरिका में वैज्ञानिक, अमेरिका में इंजीनियर, अमेरिका में न्यूरो साइंटिस्ट, अमेरिका में न्यूरो को डॉक्टर, अमेरिका में एक से एक डॉक्टर। एक्चुअली अमेरिका से हमें टैरिफ लेना होगा बहुत ज़्यादा इस बात का कि हमारी बुद्धि क्षमता पे तुम खड़े हुए हो। तुम्हारी औकात क्या थी? तुम खाली खेतों में हेट लगाए हुए काऊ बॉय का और खेती करवाते थे। तुम करते क्या थे? तुम्हें अकल क्या थी? और भेड़ों का कच्चा मांस खा रहे थे। हमने सभ्यता सिखाई, हमने अच्छा भोजन करना सिखाया, हमने खेती के अलावा दूसरे विकल्प निकाले। हमारे लोगों ने सबसे पहले, गुजरात के लोग वहाँ पहुँचे, फिर पढ़े लिखे लोग वहाँ पर पहुँचे। तो इसलिए असल में हम बहुत बड़ी ताकत रखने वाले लोग हैं। तो आप जो है ना, मनमोहन जी की बात नहीं है, वो सबकी बात है। आप याद करो ना कि भारत को सोने की चिड़िया को लूट लो, ये मानते थे। बस मुझे आप लोगों से एक ही बात कहना है, प्लीज़ अब ये नहीं कहना उमा भारती ने कहा कि अंतर जातीय विवाह होना चाहिए और लट्ठे लेके 2-3 जातियों के लोग मेरे दरवाजे पर खड़े हो जाएं, ये नहीं करना। मैंने कहा उसको प्रमोशन नहीं करना है, कहा ना मैंने, उसको ना सम्मान करना है। नोबडी इज वेटिंग फॉर यू। अरे बहुत डरती हूँ आप लोगों से। बात कैसे आई अंतरजातीय विवाह? मेरे मन में, मेरे घर में अंतरजातीय विवाह हुए ना बहुत, इसलिए नहीं मैंने उसको मान्यता दी, सम्मान किया। मान्यता छोड़ दी, सम्मान किया। जो मैंने बात व्यक्त की थी ना, उदारता दिखाई। और मेरे घर में तो ऐसे विवाह हुए हैं कि हम अंत में लड़की के ही साथ
लड़का लड़की लड़ाई। तो मेरा एक भतीजा है सिद्धार्थ, उसका जो विवाह हुआ है आज से 20 साल और ज़्यादा हो गए, मेरे ख्याल से 23 साल हो गए हैं। जब उसका विवाह हुआ तो दोनों परिवारों ने बहिष्कार कर दिया उस विवाह का। हमने कहा नहीं सिद्धार्थ, हम करेंगे तेरी शादी। तो हम लड़की वाले भी बने और लड़का वाले भी बने। हमने शादी कर दी अपने घर में, घर के पीछे के बंगले में कर दी। मैं मोहन यादव का बहुत अभिनंदन करूंगी कि वो अपने लड़के की शादी शायद पूरे समाज के विवाह के साथ करेंगे। हाँ, नेताओं को बहुत आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि नेता बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हमने भी विवाह में बहुत आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हम आपको बताएं, हमारे घर में एक शादी पिछले साल हो गई चुपचाप, लड़का के पक्ष के 50 और लड़की के पक्ष के 60, बस इससे ज़्यादा लोग ही नहीं थे। और नेताओं को हमने फ़ोन किए कि आना मत, ये भी कहा कि नहीं आना है। उनके फ़ोन आ रहे थे क्या आ जाएं हम उनका ना। और आप यकीन नहीं करोगे, पूरा ब्याह 2.5 लाख में हो गया था। ना लड़का को कुछ चाहिए था ना लड़की, और वो भी प्रेम विवाह था। इसलिए ये तो हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस है। कल्याण सिंह जी के बारे में बताऊं, उनके यहाँ इसकी प्रैक्टिस है। कल्याण सिंह जी को जो बहू है हेमलता, वो केवट है। बहुत पहले उन्होंने कहा था कि ये हमको मिटाना पड़ेगा हिंदुओं को। तो उनके लड़के को, राजवीर को, हेमलता पसंद थी, कश्यप थी वो। तो उन्होंने उसको बड़े प्रेम से आदर से बहू स्वीकार किया अपना। और आज स्वीकार क्या करना, अच्छा बताओ, दो लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं और छिपाते भी नहीं है कि वो कौन है। छिपाया तो है नहीं ना उनने कि वो कश्यप है, कि वो लोधी है, कि क्या है। विवाह हुआ प्रेम से और आदर किया गया उस विवाह का। मैम क्वेश्चन है कि भारत आज दुनिया में टॉप बफेलो मीट एक्सपोर्टर्स में से एक है। आपकी सरकार गौ रक्षा के बारे में बात करती है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं तो इस बात को मानती हूँ कि ये जो चलन है, इस पर किसी तरीके से हमें पूरी बात पर ही विचार करना पड़ेगा। कई बार हम विकास के नाम पे अपनी गायें नष्ट कर रहे हैं, हम विकास के नाम पे अपनी नदियाँ नष्ट कर रहे हैं, हम विकास के नाम पे अपने जंगल नष्ट कर रहे हैं, हम विकास के नाम पे अपने पहाड़ नष्ट कर रहे हैं। इसलिए ये भी हम GDP बढ़ाने की दृष्टि से जो कर रहे हैं, इसलिए मुझे तो लगता है हमें विकास में पूरा शीर्षासन करना पड़ेगा। और इसलिए मेरी बड़ी इच्छा है, भगवान से मैं प्रार्थना कर रही हूँ। मोदी के मन में ये सारी बातें हैं, मैं मोदी जी को जानती हूँ बहुत वर्षों से, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए जरा। ये जो चुनाव का दबाव होता है ना, मैं आना इससे बहुत प्रॉब्लम आती है। इंस्टेंट इशू ढूंढने पड़ते हैं लोकप्रियता के लिए। मैम लेकिन जब चुनाव आता है तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है, और वोट मांगने के लिए बहुत बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बनता है। इससे पहले इस पे कोई विचार नहीं होता। 3rd टर्म है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया इस पे। अब ये जो देश की हालत है ना, कब से है, मोहम्मद गौरी और महमूद जो बता रहे थे तब के ज़माने से है। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कम से कम 25-30 साल तो हमें देना चाहिए ना, तो पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में पूर्णतया परिवर्तन करने की। इतना धैर्य रखना पड़ेगा। एक प्रश्न, आपने अभी लोधी समाज के सम्मेलन में आप गई हुई, नया आदमी है। आपने बोला था कि मैं जब खुश होंगी जब मैं तुम लोगों की दुकानें न्यू मार्केट में देख लूंगी, खाली गमछा पसीने से पहुंचते हुए आते हैं। अभी शिवराज जी भी किरार समाज के सम्मेलन में बोले समाज के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। ये जाति के प्रति जब तक विशेष प्रेम रहेगा तो ये सामाजिक समरसता, अंतर जाति विवाह, ये कैसे सार्थक? मैं ये बात शुरू से बोलती हूँ, आपको पता नहीं हमको प्रॉब्लम क्या है। अच्छा नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है। मेरे को वो सूची देते हैं सभाओं की, पहले नहीं देते थे। ये 95 के बाद का चलन है। 94 तक तो मैं अयोध्या थी, हिंदुत्व थी, फिर अचानक उनको लगा मैं पिछड़ा हूँ, फिर लगा नहीं मैं लोधी हूँ। अब फिर उनने एक सूची बनाते हैं वो, तो मैं कहूँगी क्या भैया कटनी में ये सभा इतना ही क्या करवा रहे हो। तो बाद में पता लगता है वहाँ एक जाति विशेष के लोग हैं जिसमें मैं जन्मी हूँ। तो ये चलन बंद करना पड़ेगा ना सबको, भाजपा को भी ये चलन बंद करना। अब जब सुनो हम वोट मांगने तो उनके दरवाजे पर जाएं, और जब उनका काम पड़े तो फिर हम कहें नहीं नहीं तुम फलाने हो, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो करना पड़ता है। इसलिए वो लग रहा है, हम तो चाहते हैं ये चीज़ मिट जाए, बिल्कुल मिट जाए। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि आप किसी भी नेता को जाति के दायरे में बांधिए ही मत। अगर मेरे जैसा एक व्यक्ति बीजेपी में मौजूद है जिसको सर्वजन समाज अपना मानता है, सारे लोग अपना मानते हैं, मैं कहीं भी चली जाऊँ मुझे अपना मानते हैं, तो जाने दीजिए मुझे। जबलपुर में जब मैंने राकेश सिंह को खड़ा किया तो वहाँ से पंडित जी तो मेयर थे, उनकी छवि बहुत अच्छी थी जो मेयर थे जबलपुर के, और सांसद के लिए मैंने राकेश को खड़ा किया। जबलपुर बड़ी जगह है ना, तो लगभग आधा संसदीय क्षेत्र था जबलपुर का। तो सब ने कहा कि गड़बड़ हो जाएगी, हमने कहा नहीं होगी। तो हमने कहा अच्छा बुलाओ लो ब्राह्मणों का सम्मेलन। हमने कहा हमसे बड़ा मामून कौन होगा बताओ, तुम लोग बोले नहीं होगा। हमने कहा वो जो कांग्रेस का खड़ा है ना वो तो मुर्गियाँ पालता है, और ये राकेश तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता है। तो
मन बदला लोगों का। तो इसलिए ये सब चीज़ें इसलिए शुरू होती हैं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि पार्टियाँ, आप देखिए, नहीं इसने बहुत महत्वपूर्ण बात की। अब तुम हमारी सुनो। अब अभी तक तुम कह रहे थे ना कि आप चली जाओगी, अब सुनो। हाँ, अभी ये 10-15 साल से हुआ है। ये अटल जी, अडवाणी जी के ज़माने में नहीं था। ये एक नई बात शुरू हुई है फलानी जगह पर। आप ही लोग मीडिया वाले बहुत लीड लेते हो इसमें। टीवी चैनल वाले, बड़े बड़े टीवी चैनल वाले लीड लेते हैं इसमें। यहाँ इतना वोट है, इसका यहाँ इतना वोट है, इसकी चटनी वहाँ मिल जाएगी, उसकी सब्जी यहाँ मिल जाएगी, इसका मसाला वहाँ मिल जाएगा और पूरा दाल भात पक जाएगा। बंद कर दो ये, इस विषय पे चर्चा करना बंद कर दो। ये कहो कि पार्टी के ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों के आधार पर इस पार्टी को जन समर्थन यहाँ प्राप्त होगा, इस पे आ जाओ तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ इस आधार पर कि हमारा कोई जातिगत आकलन किया जाए, बिल्कुल नहीं, किसी भी। लेकिन हाँ, धर्म के आधार पर मेरा आकलन हो कि ये हिंदू राष्ट्र है, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदू समाज में पैदा हुई हूँ, लोधी जाति में पैदा हुई हूँ और मुझे अपने वंश पर, अपने समाज पर, अपने धर्म पर, अपने देश पर गर्व। अब नहीं, अब हो गई मैं। हाँ, इन्हें समझाओ तुम। एक तो तू मैम बोला, तो मुझे पत्रकार लग ही नहीं रहा है। दोनों का लेके खत्म कर देंगे, दोनों का लेके खत्म कर देंगे एक साथ। हाँ बोलो। नहीं, अभी आपने मोहन जी की बात की, तो मोहन जी की सरकार को 2 साल होने वाले हैं। आप क्या आकलन करती हैं? आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रहता है सरकार के बारे में। आपकी अभी तक की आकलन क्या है 2 साल में? तुम बता दो अपना। सड़कों पे हम आते हैं, गौ माता हमारी सड़कें पे रहती हैं। सरकार कहती है फंडिंग की है गौशाला बनाने के लिए। क्या पेपर में ही गौशाला बनी है कि और ये माता जी सड़क पे रहती है? इसके बारे में जो हमने किसानों का मांग पत्र दिया, उसमें कहा है कि जिले में एक गौशाला बनाइए और उसमें ही घायल, विकलांग और नेत्रहीन इत्यादि जो दिव्यांग जो गायें होती हैं उनका इलाज हो, और लाडली बहनाओं को मुख्यतः गाय दी जाए पालन के लिए और किसानों को दी जाए, उसको सब सुविधा दी जाए। इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अब आपने जो बात कही वो क्या थी? 2 साल मोहन यादव जी के 2 साल वैसे मेरे ख्याल से तिथि के अनुसार तो हो गए, डेट के अनुसार होने हैं। कब भाई थी शपथ? कुछ दिन 13 दिसंबर को जाऊंगा। मोहन बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, बहुत योग्य और शिक्षित। मोहन बहुत योग्य और शिक्षित व्यक्ति हैं और सरल स्वभाव के हैं, अत्यधिक सरलता है। जब बड़नगर से मैंने उनका टिकट घोषित कर दिया, खुद ही घोषित कर दिया, और मोहन को लगा कि बड़नगर वाले कह रहे हैं कि बाहर का नहीं चलेगा, तो मोहन खुद पीछे हटे। तो मैं सुनी जब, तो वो मैंने उनको कहा कि ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान है कि आप पीछे हट रहे हैं। तो उन्होंने कहा दीदी मेरे पास बहुत ज़िंदगी पड़ी है। उन्होंने बहुत बड़प्पन दिखाया। वो बड़प्पन उनके अंदर आज भी है, बड़प्पन है, विनम्रता है, सरलता है। मोहन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जो निवेश हुए हैं वो ज़मीन पकड़ जाए। शराब की जो नीति शिवराज जी के समय पर हमने बनाई थी और फिर उनने उसमें थोड़ा और इजाफा किया, कुछ और शहरों को शराब मुक्त करने का, पूर्णतः शराब बिक्री से मुक्त करने का, उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। और तीसरे सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार पर पूर्णतया नियंत्रण की कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लोग, अब मैं बहुत कीनली वॉच कर रही हूँ सौरभ शर्मा का केस। सौरभ शर्मा इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता है जब तक कि उसके ऊपर बहुत लोग नहीं रहे होंगे, और जब बहुत लोग रहे होंगे तो उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही होगी। अगर सौरभ के पास इतना निकला है तो वो अचानक हश क्यों हो जाता है, सारा मामला बंद क्यों हो जाता है वो, और एक व्यक्ति तक सीमित होकर के और धीरे धीरे गायब हो जाता है, जैसे हर्षद मेहता का केस हुआ था। तो इसलिए इस मामले में मोहन यादव को बहुत सख्त होना चाहिए, बहुत सख्त होना चाहिए। बिल्कुल दया, माया, ममता कुछ नहीं दिखाना चाहिए, और इसके जो परिणाम आए उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज़ उनके अंदर है, और एक बार अगर वो इस राह को पकड़ गए तो गुजरात का जो सिस्टम है, नहीं, गुजरात की प्रणाली बहुत अच्छी है। इस समय सबसे अच्छी प्रणाली इस देश में सरकारी और प्राइवेट तंत्र का जो मेल है
आप आश्चर्य करेंगे, जिसमें भेद नहीं दिखाई देता है वो गुजरात है। वैसा हम मध्य प्रदेश को बनाएं। अब मेरा आप लोगों से फिर से आग्रह है, नहीं अब नहीं हो गया आखिरी, नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।